सो बायर्न का जो करंट सिनारियोज है, ऑब्वियसली तुम सब लोग परेशान हो, मैं भी परेशान हूं, इवन सब लोग परेशान है, बायर्न के मैनेजमेंट खुद परेशान है भाई। तो ऑब्वियसली आज हम उन सब चीजों को लेके ही बात करेंगे। कल मैंने स्ट्रीम भी किया था इस टॉपिक के ऊपर एंड काफी सारे क्लियर आइडियाज मैंने तुम लोगों को दिया था। ऑल्दो मैं स्ट्रीम कंप्लीट नहीं कर पाया था तो कुछ प्रॉब्लम्स रह गए थे, कुछ सवाल थे तुम लोगों का, वो भी रह गए। तो उन सब चीजों को लेके भी बात कर लेंगे एंड थोड़ा बहुत एक क्लियर आइडिया मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले भाई मैं तो ये इस टॉपिक पे ही आना चाहूंगा कि क्या एक्चुअली हमारा बोर्ड प्लान कर रहा है फॉर दिस सीजन एंड व्हाट वी एक्चुअली शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सीजन। भाई देखो सिंपल, अगर आप इस सिचुएशन पे इस टीम के साथ आप अगर मुझे पूछते हो कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो फॉर दिस सीजन, मैं सिंपल एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दैट इज बुंदेसलीगा। बुंदेसलीगा के अलावा मैं और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जो डीएफबी पोकल वाला है ये उतना इजी नहीं है भाई। कप कंपटीशन उतना इजी नहीं है, उसके लिए भाई क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए जो कि अभी हमारे पास नहीं है। ऑब्वियसली यार डीएफबी पोकल मुझे मुश्किल लग रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो उसके लिए तो भाई वो तो टाइम बताएगा। बाकी आप अगर चैंपियंस लीग की बात करो, यूसीएल में मुझे ज्यादा कुछ होप्स नहीं है भाई। लीग फेजेस पार कर जाएंगे शायद से किसी तरीके से एंड उसके बाद शायद से राउंड ऑफ 16 तक पहुंच सकते हैं, इससे ज्यादा मेरा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो इस वीडियो को तुम यहीं पे पॉज करो एंड तुम बताओ कि तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशंस है एंड क्या नहीं। ये तो गया मेरा एक्सपेक्टेशन एंड क्या हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए इस पे। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या सिचुएशन अभी बन रहा है एंड क्या हमारा बोर्ड एक्चुअल में एक्सपेक्ट कर रहा है। देखो भाई, हम सबको पता है कि भाई बुंदेसलीगा जीतना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हाइवर्ड हाई ने भी बता दिया है। ऑफकोर्स हम इस चीज को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि भाई हमारा वो एम्बिशन, वो यूसीएल जीतने का एम्बिशन धीरे धीरे खो रहा है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन मेरे भाई। दिस सीजन हमारे बोर्ड का एक ही मोटिव था फ्रॉम द स्टार्ट कि भाई हमारे वो स्ट्रक्चर को फिक्स करना। इवन इस टॉपिक को लेकर मैंने बहुत बार बात भी की है एंड मैक्स एबल जो कि हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर है एंड क्रिस्टोफ फिनर, इन दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि किसी तरीके से हमारे इस वेस्ट स्ट्रक्चर को फिक्स किया जाए, साथ ही साथ स्पोर्टिंग डिसीजंस भी लिया जाए, डेवलपमेंट भी स्क्वाड का हो पाए। यही कुछ करना चाहिए था, ये हमारा शुरुआत से प्लानिंग था। तो ऑब्वियसली यार उस हिसाब से मैक्स एबल काम कर रहा था एंड बहुत सारे प्लेयर्स भी ऑफलोड किए हैं। चाहे आप एकेडमी प्लेयर्स की बात करो, चाहे आप एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स की बात करो लाइक किंग्सली कोमान, लेरॉय साने, थॉमस मुलर, इतने सारे प्लेयर्स को हमने जाने दिया। साथ ही साथ कुछ नॉन एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स थे लाइक ब्रायन ज़ारागोजा की बात करो आप, ये पॉल वार्नर की बात करो आप अडम अजनाव की बात करो, विडोविच की बात करो, मैथ्यू स्टेल की बात करो, फैरिना की बात करो। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स को हमने ऑलरेडी जाने दिया है क्योंकि हमें अपना वेज बिल को रिड्यूस करना है एंड वेज स्ट्रक्चर को फिक्स करना है। साथ ही साथ हमने एक साइनिंग की है, दैट इज लुइस दियाज का साइनिंग। तो वो एक ही है हमारा जो इस सीजन का टॉप साइनिंग। बाकी दो फ्री साइनिंग हमने की है, एक टॉम बिशॉप, एक जोनाथन था, दैट्स ऑल। तो अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हमारा बोर्ड चाहता है कि अगले 10 दिन में, मतलब जो भी टाइम रिमेनिंग है बाय ट्रांसफर विंडो खत्म होने तक, उस टाइम में जो भी वीकनेस है इस टीम का, जो भी वीक पॉइंट है इस स्क्वाड का, उसको फील करना है लोन प्लेयर्स से। हम किसी भी प्लेयर को परमानेंटली साइन नहीं करना चाहते एट दिस मोमेंट राइट नाउ, व्हिच इज ए गुड डिसीजन फॉर मी। मतलब मुझे तो लगता है कि ठीक है, ये डिसीजन अच्छा है क्योंकि पैनिक बाय करके कोई फायदा नहीं है। आई वुड रादर प्रेफर कि हमारे यंगस्टर्स को मौका दी जाए एंड लोन प्लेयर्स को यूटिलाइज करें हम, जिस तरीके से हमने 2020 में यूटिलाइज किया था, उससे पहले भी बहुत बार यूटिलाइज किया था, तो उसी तरीके से कुछ किया जाए। मैं तो इस चीज से सही हूं। लेकिन अगर ये चीज एक्चुअल में होता है एंड यूथ इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता है, देन भाई हमें अपना एक्सपेक्टेशंस लोअर करना पड़ेगा। देखो भाई, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम में से कई लोग बोलोगे यार हमें यूसीएल के लिए फाइट करना चाहिए, हमें यूसीएल में अच्छा करना चाहिए, हमें बुंदेसलीगा जीतना ही चाहिए, हमें डीएफबी पोकाल जीतना चाहिए। लेकिन अगर तुम सच में यूथ इंटीग्रेशन चाहते हो, जो कि हमारा बोर्ड चाहता है करंटली, जो मतलब रिपोर्ट पर के तो यही लग रहा है, देन यू कांट एक्सपेक्ट कि बहुत सारे अचीवमेंट्स हम इस सीजन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बट इन लॉन्ग टर्म दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए यूथ इंटीग्रेशन जरूरी है एंड उनको चांस देना बनता है। लेकिन इस सीजन अगर हम बुंदेसलीगा समहाउ मिस कर जाते, समहाउ हम और कोई भी ट्रॉफीज ना जीतते, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा एंड मैं एक्सेप्ट भी करूंगा इस चीज को, क्योंकि एक चीज तो अच्छा हो रहा है, दैट इज यूथ इंटीग्रेशन। लेकिन अगर ये भी नहीं हो रहा है एंड ट्रॉफीज भी हम नहीं जीत रहे, देन भाई सिचुएशन बदल सकता है एंड हमारा ओपिनियंस भी बदल सकता है। तो आई होप कि तुम्हें ये चीज, ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया होगा। अब जो मेन मुद्दे पे आते हैं, दैट इज हमारा बोर्ड ये जो लास्ट मोमेंट पे
जस्ट 10 days बिफोर द एंड ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो ये डिसीजन फाइनलाइज किया कि हम सिर्फ और सिर्फ लोन प्लेयर्स लेंगे। ये चीज एकदम स्टार्ट ऑफ द विंडो पे क्यों नहीं किया? आई मीन देखो यार, अगर हमारा सच में एक क्लियर प्लान यही है, मतलब हमारा एक प्लान ए यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ यूथ इंटीग्रेशन करेंगे, तो फिर ये चीज तो भाई बहुत पहले से ही होना चाहिए था। तो फिर हम इतने सारे प्लेयर्स को क्यों स्काउट कर रहे थे, ट्रांसफर के लिए हम चाह रहे थे, राइट? ये चीज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो बेसिकली मैं तुम लोगों को एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में तुम लोगों को सिचुएशन समझाता हूं। सबसे पहले क्या होता है, जनवरी में एक रिपोर्ट आता है जहां पे मतलब बोला जाता है, क्लेम किया जाता है कि हमें अपना वेज बिल रिड्यूस करना है, तो इस सीजन बहुत सारे मेजर प्लेयर्स निकलेंगे क्लब से। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन उसके बाद हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस किए, लाइक जोशुआ किमिक, लाइक मुसियाला, लाइक अल्फोंसो डेविस, इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किए विथ हेवियर वेजेस। अब देखो यार, ये चीज मुझे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया था, क्योंकि हम वेज स्ट्रक्चर को फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन हम इतना हाई वेजेस भी हम ऑफर कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स को। ठीक है, ये भी अंडरस्टैंडेबल है कि भाई वो थोड़ा बहुत वो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, तो वो जस्टिफाइड भी है उनका वेजेस। लेकिन आई थिंक कि एबर्न को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए था ये सारे नेगोशिएशन टर्म्स। इसके लिए मैं एबर्न को डेफिनेटली ब्लेम करूंगा कि और भी कम लोअर सैलरी में शायद से हम उनको बांध सकते थे, लेकिन जो कि हम नहीं कर पाए। ठीक है, ये तो चला गया भाई। उसके बाद जब ये नया मतलब ये सीजन खत्म हुआ एंड हमारा ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होने लगा, हमने लेरॉय साने को बेचा, हमने किंग्सली कोमान को बेचा, हमने एक्सटेंड नहीं किया थॉमस मुलर के साथ, हमने मैथिस टेल को बेचा, हमने फैलिना को बेचा, हमने और भी कुछ यंगस्टर्स को बेचा। ये था हमारा आउटगोइंग्स। अब ऑब्वियसली यार सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इवन बायर्न बोर्ड भी चाहता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यार कोई साइनिंग हो। एंड जो हमारा प्लान ए था इस सीजन के ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होने से पहले, हमारा जो प्लान ए था दैट वाज साइनिंग फ्लोरियन विर्ट्ज। यही हमारा मेन एंड टॉप टारगेट था, जो कि इवेंचुअली फेल्ड हो गया। हम सबको पता है कि क्या रीजन थी। ऑब्वियसली वो वैलिड रीजन है, फ्लोरियन विर्ट्ज के रीजन है, वो अलग चीज है। किसके लिए फेल हुआ? क्या कंपनी कन्विंस नहीं कर पाया, या फिर उली होनेस ने बहुत ज्यादा कमिटेड कर दिया? दोनों ही इक्वली ब्लेम करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमारा जो प्लान ए था फ्लोरियन विर्ट्ज को साइन करना, वो फेल हो गया। नाउ ऑब्वियसली यार हम कोई प्लान बी पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई प्लान बी रेडी ही नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर कोई भी प्लेयर्स निकलते हैं तब जाके उन पैसों से हम प्लेयर्स खरीदेंगे। ये रिपोर्ट किया गया था एंड मैंने भी तुम लोगों को बहुत बार ये चीज बताया कि अगर कोई प्लेयर निकलता है तब उस जगह पे कोई प्लेयर, नया प्लेयर आएगा। क्योंकि फ्लोरियन विर्ट्ज का जो फंड्स था वो स्पेशल फंड्स था एंड वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए ही अवेलेबल था, वो दूसरे किसी प्लेयर पे इन्वेस्ट नहीं करने वाले। ठीक है, समझ में आता है, अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद क्या होता है, किंग्सली कोमान का डिपार्चर होता है एंड ऑब्वियसली यार किंग्सली कोमान को रिप्लेस करने के लिए हमें एक डायरेक्ट विंगर तो चाहिए। बट एक्चुअली ये जो लुइस डियाज का साइनिंग हमने की है, ये किंग्सली कोमान का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक्चुअल में लेरॉय साने का रिप्लेसमेंट है। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा ओवरपे किया है एंड एकदम सही मौके का फायदा उठाया लिवरपूल। एंड इस चीज को लेके भी मैं एबर्न को ब्लेम करूंगा, क्योंकि ये और भी बेहतर तरीके से नेगोशिएट किया जा सकता था, जो कि नहीं कर पाए। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एबर्न ने काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स को स्काउट किए थे, जिनको हमने प्रायोरिटाइज नहीं दिया, जिनको हमारे बोर्ड ने प्रायोरिटी नहीं दिया। जैसे कि एकदम स्टार्ट में इस मतलब लास्ट सीजन के एकदम स्टार्ट में हमने डिजेरी डुए को स्काउट किया था, एबर्न ने स्काउट किया था। उसने जाओ नेवेस को स्काउट किया था, उसने जावी सिमंस को स्काउट किया था। लेकिन इन सारे जो प्लेयर्स है ये कोई भी जर्मन नहीं है, पहली बात तो ये है। तो ऑब्वियसली हमारे बोर्ड कन्विंस नहीं थे इन सब से एंड उन्होंने सोचा कि नहीं यार इन पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। चलो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है कि आप लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो हेवीली। लेकिन उसके बाद जब फ्लोरियन विर्ट्ज आता है, उसके बाद जब निक ओल्डरमेट जैसे प्लेयर्स आते हैं, इन पे हम इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियर होता है कि ये जर्मन ऑब्सेशन तो भाई है, जर्मन पासपोर्ट का वैल्यू तो है। मैं क्वालिटीज पे नहीं जाऊंगा भाई, उन पे भी क्वालिटीज था, इन पे भी क्वालिटीज है। तो अगर आपको क्वालिटी प्लेयर खरीदना है तो फिर ये मैटर करता नहीं कि भाई वो कौन सी नेशनलिटी का है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ जर्मन प्लेयर्स को देख रहे हो एंड साथ ही साथ क्वालिटीज देख रहे हो, अदरवाइज आप कुछ नहीं देख रहे हो। तो ये चीज गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है। लेकिन ठीक है, ये चीज भी मैंने मान लिया। निक ओल्डरमेट के लिए हम जा रहे थे, मतलब आफ्टर साइनिंग लुइस डियाज, निक ओल्डरमेट के लिए हम जा रहे थे एंड निक ओल्डरमेट का ये जो सिचुएशन हुआ वो स्टुटगार्ट ने बकचोदी कर दी एंड भाई ऑब्वियसली वो डील फेल हो गया। अब जो एक्सपेक्टेशन था, एबर्न का जो एक्सपेक्टेशन था कि यार निक ओल्डरमेट के लिए जो वैल्यूड ट्रांसफर बजट था 60 मिलियन या फिर 50 मिलियन,
वो हम किसी दूसरे प्लेयर पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस तरीके से ही बोला गया था एबर्ट को कि यार हमें एक मूसियाला का बैकअप चाहिए, एक केन का बैकअप चाहिए, इस तरीके से ही प्लान किया गया था स्टार्टिंग में। लेकिन एट दिस मोमेंट जस्ट बिफोर 10 days ऑफ द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो, मैक्स एबल को बोला जाता है कि भाई नहीं, तू किसी दूसरे प्लेयर पे नहीं जाएगा, तू सिर्फ और सिर्फ लोन प्लेयर्स लाएगा अभी। सो हमारा बोर्ड का ये एम एंड व्यूज अगर टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है, तो फिर हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स किस हिसाब से भाई इनके साथ कोऑपरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एंड ऑब्वियसली यही चीज हो रहा है भाई। आई नो कि बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड है कि एबल इनको जैसे ऑफर लिया, निकोलस जैक्सन जैसे ऑफर लिया, अलेजांद्रो गार्नाचो जैसे ऑफर लिया, लेकिन तुम मुझे एक चीज बताओ, एट द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो अभी 10 दिन बचा है, अभी कौन सा बढ़िया प्लेयर अवेलेबल है मार्केट में जो कि अभी बायर्न बोर्ड कन्विंस्ड है? नहीं है भाई, कोई नहीं है। सो इससे पहले तक, ये 10 दिन के पहले तक, ये फाइनल डिसीजन आने के पहले तक बायर्न बोर्ड का यही प्लान था कि हम एक प्लेयर साइन करेंगे जो कि मूसियाला का बैकअप होगा एंड साथ साथ केन का बैकअप होगा, लेकिन वो प्लान अब ड्रॉप कर दिया है। सो बेसिकली ये जो एबर्ट एक के बाद एक प्लेयर्स लेके आ रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के अनुसार, बोर्ड के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो लेके आ रहा था। नॉट लाइक कि भाई ये वर्स्ट प्लेयर क्यों लेके आ रहा है एंड इसका टैलेंट आईडी गायब हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसको वो फ्रीडम नहीं मिला है, जो कुछ भी बोर्ड डिमांड कर रहा है वो कर रहा है बंदा, बेचारे की तरह। दिस इज द होल सिनेरियो भाई। मैं एबर्ट को ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करूंगा फॉर रिन्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हायर वेजेस से किया है। मैं ऑब्वियसली उसको क्रिटिसाइज करूंगा कि लुइस डियाज का ये डील इतने हाई वैल्यू पे किया गया है एंड इतना हायर सैलरीज भी दिया गया है। इन सब के लिए मैं क्रिटिसाइज करूंगा। उसका नेगोशिएशन पावर मुझे ठीक नहीं लगता, बुरा लगता है। लेकिन अगर हमारा बोर्ड का सिंपल क्लियर ये विजन था कि हमें वो स्ट्रक्चर ठीक करना है, साथ साथ यूथ को इंटीग्रेट करना है, तो फिर ये अप्रोच हमारा एकदम स्टार्ट से ही होना चाहिए था। ना तो हम उस टाइम पे फ्लोरियन विर्ट्ज पे इन्वेस्ट करते, ना तो हम उस टाइम पे निको ओल्डरमेट को इन्वेस्ट करते, ना तो लुइस डियाज पे इन्वेस्ट करते। किसी भी प्लेयर पे हम इन्वेस्ट नहीं करते। इवन कोई भी प्लेयर या प्रोफाइल मैक्स एबल लेके नहीं आता, लेकिन ये प्लेयर नहीं था। सो मेरा यही कहने का मतलब है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमारे बायर्न बोर्ड के जो भी मैनेजमेंट पे है, उन लोगों के पास एक क्लियर प्लान नहीं है। वो सिचुएशन टू आफ्टर सिचुएशन, टाइम आफ्टर टाइम चेंजेस हो रहे हैं एंड बहुत सारे मेंबर्स का अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस है भाई। सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल भाई। मुझे कोई परेशानी नहीं है कि अगर इस सीजन कोई भी साइनिंग नहीं होता है एंड हम यूथ इंटीग्रेशन करते हैं, डेफिनेटली करना चाहिए। फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस हमें डेफिनेटली यूथ इंटीग्रेशन करना चाहिए एंड जो हमारा वे स्ट्रक्चर को भी ठीक कर देगा। लेकिन ये क्लियर प्लान अभी जो 10 दिन पहले तुम बता रहे हो, ये क्लियर प्लान 2 महीने पहले ही बता देना चाहिए था। क्योंकि अगर तुम 2 महीना पहले ही बता देते एकदम स्टार्ट ऑफ द ट्रांसफर विंडो, देन शायद से हमारे प्लेयर्स को भी समझ में आता कि एक्चुअली क्लब क्या चाह रहे हैं। देन शायद से आडम अजनऊ रह जाता, देन शायद से पॉल वॉर्नर रह जाता, ट्रस्ट करता क्लब पे। शायद से हैरी केन पब्लिकली आकर नहीं बोलता कि इतना थिन स्क्वाड है। शायद से मैनुअल नोयर भी ये सब बातें नहीं करता। सो बेसिकली हमारा बोर्ड क्या चाहता है यानी क्या नहीं चाहता है, ये हमारे प्लेयर्स को नहीं पता है, ये विंसेंट कंपनी को नहीं पता है, ये हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स को नहीं पता है एंड फैंस तो भाई हमको कैसे पता होगा भाई। सो दिस इज द होल सिनेरियो कि देयर इज अ ह्यूज कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द आवर सुपरवाइजरी बोर्ड एंड द रेस्ट ऑफ अस। ठीक है ना। तो हम सब एक ही लेवल पे आ चुके हैं। फैंस की बात करो, स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स की बात करो, इवन कंपनी की बात करो, ये सब एक ही लेवल पे आ चुके हैं एंड जो डिसीजंस मेकर है वो कहीं ऊपर चला गया है इन द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन गैप। सो ये सिचुएशन हो रहा है भाई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक सीजन सैक्रिफाइस करने में। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि यार एक सीजन सैक्रिफाइस कर दो, मुझे नहीं चाहिए इस सीजन कोई भी ट्रॉफीज। लेकिन क्या मुझे आप ये ट्रस्ट दे सकते हो कि एक सीजन बाद आप अगर ट्रॉफीज नहीं जीतोगे तो फिर आप मैनेजर को सैक नहीं करोगे, आप स्पोर्टिंग डायरेक्टर को सैक नहीं करोगे एंड साथ ही साथ आप ये जो यूथ इंटीग्रेशन का प्लान है ये आप ढंग से करोगे? क्या आप ये ट्रस्ट मुझे दे सकते हो, ये प्रॉमिस मुझे दे सकते हो? ऑब्वियसली आई नो कि ये चीज थोड़ा बहुत कंपनी के ऊपर है, लेकिन बोर्ड अगर सच में चाहता है यूथ इंटीग्रेशन, देन कंपनी को पुश करेगा बोर्ड एंड कंपनी तब खिलाने में मजबूर होगा, क्योंकि कंपनी एक बेसिकली कठपुतली है हमारे बोर्ड का। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे बोर्ड का अगर क्लियर विजन यही है कि हम यूथ इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर वो उनके एक्ट में ही पता चल जाएगा इन अपकमिंग सीजन। बट ये जो पिछले 2 महीने से जो नाटक चल रहा है भाई,
एक बार हम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि भाई नहीं हमें एक लेफ्ट विंगर चाहिए, एक डायरेक्ट विंगर चाहिए, एक बार हम बोल रहे हैं कि हमारे अटैकिंग एरियाज में डेप्थ चाहिए, एक बार हम बोल रहे हैं कि हमारा मूसियाला रिप्लेसमेंट चाहिए, एक बार हम बोल रहे हैं कि हमारा हैरी केन बैकअप चाहिए, एक बार हम बोल रहे हैं कि अगर डिफेंस में कोई निकल जाता है तो हम डिफेंस में किसी को लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद अचानक से तुम बोल रहे हो नहीं भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ लोन प्लेयर्स चाहिए एंड अभी हम यूथ इंटीग्रेट करेंगे। सो कहीं ना कहीं से मुझे ये अप्रोच सही नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली तुम यूथ इंटीग्रेशन करो, लेकिन ये क्लियर प्लान ए होना चाहिए था, जो कि कई सारे फेल्ड प्लान के बाद ये एस्टेब्लिश हुआ है कि हम यूथ इंटीग्रेशन करेंगे। ये एक्चुअली प्लान ए होना चाहिए था, अगर आपके पास एक सही विजन है तो, अगर आपका प्रोजेक्ट सही है तो। सो दैट्स द होल पॉइंट भाई। जो भी हमारे सुपरविजरी बोर्ड मेंबर्स में है उनका स्टार्टिंग में एक अलग पर्सपेक्टिव था, अभी वो सब फेल्ड होने के बाद अभी वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें यूथ इंटीग्रेशन करना है। सो ये सारे चीजें नहीं होना चाहिए भाई, सिंपल इज दैट। तो आई होप कि यार सिचुएशंस को और भी अच्छे तरीके से संभालेंगे ये लोग, एंड मेरा तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस है नहीं, क्योंकि अगर हम सच में यूथ इंटीग्रेशन करते तो फिर भाई मैं ज्यादा कुछ होप नहीं करूंगा, बट इन लॉन्ग टर्म इट विल बी वेरी इफेक्टिव भाई। सो इन द एंड मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे सुपरविजरी बोर्ड में है उन लोगों का एक अलग ओपिनियन था, एक अलग प्लान था एट द स्टार्ट ऑफ द विंडो, लेकिन अभी इतने सारे फेल्ड प्लान के बाद अभी उन लोगों का ये जो यूथ इंटीग्रेशन वाला प्रोजेक्ट आया है वो अभी सामने आ रहा है एंड वो उस पर अब ये लोग फोकस कर रहे हैं। तो दिस शुड बी आवर प्लान ए, यही मेन प्रायोरिटी होना चाहिए था फ्रॉम द स्टार्ट, जो कि नहीं हुआ। सो एनीवेज, इसके लिए मैं डेफिनेटली हमारे बोर्ड मेंबर्स को क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन सारे लोग मतलब जिम्मेदार है। चाहे आप एबर्ट की बात करो, चाहे आप फ्रेनॉट की बात करो, चाहे आप हमारे बोर्ड मेंबर्स की बात करो, सुपरवाइजरी बोर्ड में जो भी लोग बैठे हुए हैं जो कि इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, सबके सब भाई ब्लेम करना चाहिए, सबको ब्लेम करना चाहिए। सो दैट्स द होल पॉइंट भाई, ये वीडियो बनाने का मेरा यही होल पॉइंट है। बाकी अब अगर तुम मुझे पूछोगे कि क्या है तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस फॉर दिस सीजन, देन आई विल से विथ यूथ प्लेयर्स ओनली बुंदेसलीगा, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ आई डोंट थिंक कि हमारे बोर्ड को भी चाहिए करेंटली। तो वी हैव टू सेक्रीफाइस 1 ईयर एटलीस्ट भाई, क्योंकि आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। आपको यूथ प्लेयर भी खिलाना है, आपको स्क्वाड में डेप्थ भी चाहिए, आप ट्रॉफीज भी चाहिए, आपको स्पोर्टिंग सक्सेस भी चाहिए, नहीं मिलेगा भाई। जस्ट पिक वन, जो कि अभी हमारा बोर्ड ने पिक किया है, दैट इज यूथ इंटीग्रेशन, एंड इसको ही कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि भाई 10 दिन बाद जाकर तुम कुछ किसी दूसरे ओपिनियन पे जंप करो एंड ऐसा कुछ बता दो कि यार एबर्ट ने अच्छे साइनिंग्स नहीं किए इसीलिए ये सिचुएशन है हमारा, एंड एट द एंड ऑफ द सीजन जब हम ट्रॉफीज नहीं जीतेंगे तो फिर सारा ब्लेम कंपनी या निबाल को दे दोगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा भाई। तो अच्छे तरीके से अच्छे क्लब की तरह बिहेव करो, यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फ्रॉम आवर बोर्ड। सो आई होप कि मैं तुम लोगों को एक क्लियर आइडिया दे चुका हूँ कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन है एंड क्या एक्चुअल में हमारा बोर्ड का व्यूज था एंड क्या हमारे फैंस एंड कंपनी एंड मैक्स लेवल का व्यूज था। सो दैट्स इट भाई। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो भाई प्लीज अपना ओपिनियन बताओ, अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू शेयर करो, एंड अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। टाटा, बाय बाय एंड मिया सान्या।